अब बांग्लादेश का एक तबका जाग चुका है और उसने भारत को पीठ दिखाने के बदले पलटवार कहने की बात कह दी है। यही नहीं, डरे सहमे मोहम्मद यूनिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फोन घुमा दिया है। तो भारत ने भी 17 ट्रक भेज दिए हैं। तो वहीं ब्रिटेन जो नहीं कर सका, जर्मनी ने सिर्फ भारत के लिए अपने पुराने नियम तोड़ दिए हैं। तो दूसरी ओर मलेशिया भारत से पंगे लेना शुरू कर चुका है, जिसका जवाब भारत भी बखूबी देने में लगा है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की शुरुआत करें तो अब बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप इसे डर कह लें या कुछ और, बांग्लादेश के नए नेता ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है, जहां उन्होंने बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी पीएम मोदी को दी है। वहीं यूनिस ने लोकतांत्रिक स्थिरता, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। यही नहीं, मोहम्मद यूनिस को बोलना पड़ गया कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन देते हैं। खास बात तो ये देखिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कठोर भाषण दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठबंधन के बाद ये पहली बार है कि देश के शीर्ष नेता ने भारत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है, मतलब मोदी जी से बातचीत की है। बता दें कि बांग्लादेश हर घंटे की अपडेट अब भारत से साझा करने को मजबूर हो चला है। लेकिन यही नहीं, बांग्लादेश का एक तबका बड़ी साजिश रचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। उसने अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया, जापान, जर्मनी, यूएई और मालदीव से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। मतलब वो यहाँ कुछ बड़ा करने की तो तैयारी में है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर शेखावत हुसैन ने सेना को संदेश दे दिया है, जिसमें हुसैन ने मंगलवार को कहा है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के जवानों के लिए भारत के साथ सीमा पर अपनी पीठ दिखाने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मतलब यहाँ इनके कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको अब भारतीय जवानों के आगे पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब भारत के साथ सीमा पर पहले जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके संकेत यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार भारत के प्रति अपनी नीति में बदलाव कर सकती है। भले ही मोहम्मद यूनिस पीएम मोदी को फोन खटखटा रहे हों, लेकिन उनके खेमे में भारत को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है, ये एक बड़ी बात है। वैसे जब तक भारत को पीठ दिखाई देगी, भारत भी शांति से रहेगा। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो भारत भी जवाब देना जानता है। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं तो ये भारत के लिए भी एक नया मोर्चा खोल सकता है, जिससे समस्याएं तो बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सब का जवाब देने के लिए भी भारत हर दिन बांग्लादेश पर नए नए बॉम्ब फोड़ने में लगा है। पहले खाने पीने वाले सामानों के ट्रक रोक दिए और कल ही की बात है बिजली भी रोकने की बात चल रही है। भारत जानता है कब बांग्लादेश को ढील देनी है और कब उसको कस देना है। यही वजह है कि भारत भी अपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि प्याज हो गया, उसको बांग्लादेश के लिए शुरू किया जा चुका है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हमें ये समझना होगा कुछ भी हो, भारत और भारत के किसानों का नुकसान ना हो, इसी प्रयास से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भारत प्याज के मामले में एक बड़ा एक्सपोर्टर है और बांग्लादेश को ही ये सबसे ज्यादा प्याज बेचता भी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र से 17 ट्रक प्याज बांग्लादेश पहुंचे हैं। अगर बांग्लादेश को भारत प्याज ना दे तो भारत का तो नुकसान होगा, पर उतना नहीं। लेकिन अगर बांग्लादेश को ये ट्रक नहीं पहुंचते हैं तो उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। आप ऐसे समझिए कि भारत बांग्लादेश को 8 लाख टन तक के प्याज की आपूर्ति करता है और जैसे ही प्याज के ट्रक भेजे हैं, वैसे ही लगता है कि अब टमाटर के ट्रक भेजने पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे भारतीय किसानों, खासकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले ये किसान बांग्लादेश को टमाटर बेचकर मुनाफा कमा लेते थे, लेकिन अब उन्हें इनके लिए काफी कम दाम मिल रहे हैं और जो उनके टमाटर हैं उनकी घरेलू कीमतें काफी गिर चुकी हैं। और भारत को ऐसे हालात से निपटने के लिए उपाय करने होंगे, जैसे कि किसानों की मदद करना, साथ ही नए बाजार खोजने होंगे, ताकि ऐसा कुछ भी हो तो भारत को नुकसान ना उठाना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भारतीय किसानों के बारे में सोचते हुए इन शिपमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि भारत को नुकसान ना हो, या ये ट्रक्स भी बांग्लादेश जाने से पहले रोक देने चाहिए? इसको लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें तो ये जर्मनी से निकल के आ रही है, जो शायद भारत के लिए ब्रिटेन तक को बाईपास करने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल भारत के कुशल कामगारों के लिए जर्मनी अब दरवाजा पहले से भी कहीं ज्यादा खोल चुका है। पहले जर्मनी का वर्क वीजा पाने के लिए भारतीयों को 9 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जर्मनी सरकार ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। जहां ब्रिटेन अपने देश में हो रही उठापटक को संभालने के चक्कर में भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर ब्रेक लगाने में लगा है, तो जर्मनी ने ब्रिटेन के सामने एक बड़ी मिसाल पेश कर दी है, जहां अब भारतीय कुशल कामगार सिर्फ 2 हफ्ते में ही जर्मनी का वर्क वीजा पा सकते हैं। और ये बड़ा बदलाव जर्मनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, भारतीय कामगारों की अच्छी प्रतिष्ठा और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की वजह से संभव हुआ है। अब भारतीयों के लिए जर्मनी बेहतर अवसर बनाकर दे रहा है। अगर आप कुशल कामगार हैं और जर्मनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप जर्मन सीखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को शार्प करें ताकि ये मौका आपको आसानी से मिल सके। वैसे जर्मनी के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मलेशिया से निकल के आ रही है, जिसमें भारत पर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कह दी है, जो भारत के लिए थोड़ी चिंता तो बढ़ा देता है। बता दें कि मलेशिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते स्टील को लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कह दी है। बता दें कि इन देशों से आ रहा स्टील उनके देश के स्टील मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए मलेशिया ने इन देशों से आने वाले स्टील पर जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में ये पता चल गया कि ये स्टील सच में सस्ता है तो मलेशिया इन देशों के स्टील पर ज्यादा टैक्स लगा सकता है। बता दें कि मलेशिया अगर ऐसा करता है तो भारत भी पीछे नहीं है। दरअसल भारत भी यहाँ चुप नहीं बैठ रहा है। भारत ने भी पाया है कि मलेशिया से कुछ चीजें बहुत सस्ती में बेच रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए भारत भी इन चीजों की जांच करने में लगा है। ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई होगी। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही देश अपने अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? क्या इससे चीजों की कीमतें बढ़ेंगी? क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा? और ये सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। फिलहाल तो दोनों देश अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं। और मलेशिया पीएम का भारत आना ये साफ बताता है कि वो भारत के साथ सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, जो कि भारत के साथ अपने संबंधों को काफी तजुर्बा भी दे रहे हैं। वहीं दोनों देश के नेता द्विपक्षीय संबंधों पर भी हस्ताक्षर करने की बात कह चुके हैं। वहीं इसमें एक समझौता भारतीय ट्रेंड वर्कर्स को मलेशिया में रोजगार के अवसर देने से भी संबंधित होगा और ये समझौता मलेशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करने में मदद करेगा। मतलब यहाँ भारत पहले से ही रणनीति बना चुका है कि मलेशिया के साथ कैसे चलना है और किस तरह से काम करना है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये प्रधानमंत्री के नए दौरे से जुड़ी हुई है, जहां कल की अपडेट में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं। उसी के बीच अब एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पीएम मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले यूएस का दौरा करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने जा रहे हैं। यही नहीं, 22 सितंबर को वो वहां एक बड़े प्रवासी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे, जहां करीब 16,000 लोग शामिल होंगे। और इसे आप ऐसे समझिए कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे होंगे, उसके ठीक 40 दिन बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी आखिरी बार 2021 में यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया था और इन बीच के सालों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली नहीं जा पाए थे, तब उनकी जगह हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे। वैसे आपको क्या लगता है, ये दौरा खास रहने वाला है? क्योंकि भारत का झुकाव किस ओर रहता है, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। देखना यह है कि दुनिया इसको किस तरह से देखती है।